Hello students, welcome back to VV Chemistry. I hope you are all good. So in the previous lectures we have discussed about matter and its classification. Today we will discuss about the conclusion which is concluded from the several experiments performed during the end of 18th and starting of 19th century. So today in this lecture we will talk about the experiments which are performed in the end of 18th century and starting of 19th century. That time was very important in chemistry. Why? Now we will discuss about that. वो ऐसा टाइम था जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देखा जा रहा था और बहुत सारे साइंटिस्ट खूब सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, देख रहे थे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे केमिकल चेंज होते हैं। और उसी टाइम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जैसे एटम, व्हाट इज एटम, एटम का पर्टिकुलर मॉडल क्या है, क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं पता था कि एटम एक्चुअली में किस तरीके का दिखता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में कोई ऐसी खास नॉलेज नहीं थी, तो फिर भी हम अपने सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शंस को होता हुआ देख रहे थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, उन पे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से सर्टेन लॉज फॉर्म किए। सो आज हम उन्हीं लॉज की बात करेंगे जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। It was a good question on that time, why atoms are react, how atoms are react, in what proportion any atom will react. These are main questions to discuss. And in nature we are facing some chemical changes, some experiments, and from those experiments we concluded some conclusions, and in this video we will talk about that. So बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने जो लॉज दिए उनको हमने कहा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंगली to the certain laws. These laws are called laws of chemical combination. जो क्वेश्चंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, किस प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सर्च करने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे. अब उन एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकाले गए, कुछ लॉज बनाए गए, तो उनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा गया. और वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट लॉ जिसकी हम बात करेंगे वो है द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. सो द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. सेकंड जिस लॉ की हम बात करेंगे वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये लॉज आपके लिए डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. और ये वो टाइम है जिस टाइम केमिस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो रही थी और जो एलिमेंट्री फॉर्म है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या एटम्स हैं उन सब पे डिस्कशन चल रहा था.
उन सारे साइंटिस्ट्स की भी हम बात करेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट्स की भी बात करेंगे। हम हर लॉ को उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी देखने की ट्राई करेंगे और वो है क्या एक्चुअली में, वो क्या कहता है, विद एग्जाम्पल उसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद जो फोर्थ लॉ है हमारा, फोर्थ लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या स्पेशल नाम के लिए मैं कहूँगा हम इसको कहते हैं गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, गैसियस कॉम्बिनेशन। सो ये गैलुसैक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। एंड वन मोर लॉ वी विल डिस्कस in these laws, although all teachers and all scientists do not consider this law in law of chemical combination, फिर भी हम इसको इसी में डिस्कस करेंगे, that is called Avogadro's law, Avogadro's law. So these are 5 law of chemical combination we will discuss in this lecture. We try to discuss the first law, law of mass conservation. So what is law of mass conservation? इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स जनरली लेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। थोड़ा हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन कुछ बातें हैं जो पूछूंगा। पहली चीज़ मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, कोई सब्सटेंस नहीं दूंगा और आपको जादू से कोई नई चीज़ बनानी है। आप क्लास में अपनी स्टेज पे खड़े हुए हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी मैजिशियन की तरह कोई ट्रिक लगाइए, और आपके पास सच में कुछ नहीं है। मैजिशियन के पास कुछ होता है जिससे वो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ बना के दिखाइए। तो क्या आंसर होगा? क्या आप कोई चीज़ ऑब्टेन कर पाएंगे? क्या आप कोई चीज़ क्रिएट कर पाएंगे? आंसर विल बी नो। नाउ वन अनदर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी एक सब्सटेंस लीजिए, सपोज कीजिए आप स्कूल में हैं और आपके पास एक चौक है। इस चौक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दीजिए और ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप इसको बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आप पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। फिर भी वो पाउडर फॉर्म जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स सी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं इस अर्थ पे किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। या तो पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो पीस में एग्जिस्ट करेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में वो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ कि हम कोई भी चीज़ बिना किसी सब्सटेंस के क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़। दूसरा, कोई भी एक सब्सटेंस हो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन क्रिएट एंड सेकेंड वन डिस्ट्रॉय। अब ये जो क्रिएट और डिस्ट्रॉय वाली कहानी है, यही आपकी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इट इज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट। एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट ए, या अंतोन जिसको बोलते हैं, एंटोन लेवोजिए। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने इसको
दिया था और टाइम था 1789. So first thing, law of mass conservation is given by a French chemist Anton Lavoisier in 1789. अब ये लो कहता क्या है, ये लो यही दो बात कहता है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, क्रिएट और डिस्ट्रॉय वाली. क्रिएट और डिस्ट्रॉय वाली बात क्या है कि एनीथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. कोई भी चीज, और उस कोई भी चीज को हम साइंस के टर्म्स में यूज करेंगे एज मास. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. या फिर हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, the total mass of reactants is always equals to the total mass of product. For example, let us consider decomposition of CaCO3. CaCO3 का जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि इसको जब हम हीट करेंगे, तो वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब सपोज कीजिए कि आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था. बाई एक्सपेरिमेंट जो हमको मिला उसमें हमें दिखाई दिया कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिला और 44 ग्राम्स हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन वी सम दीज मास वी विल गेट 100 ग्राम. वन अनदर एग्जांपल, if you burn carbon एंड सपोज कीजिए कि आप कार्बन के कितने ग्राम, आप 12 ग्राम बर्न करते हैं. 12 ग्राम को जब हमने बर्न किया तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो मास है जो हमें चाहिएगा वो 32 ग्राम हमको चाहिएगा कार्बन के 12 ग्राम के मास को बर्न करने के लिए. और जो फॉर्म होगा वो होगा CO2, और CO2 का मास जब चेक किया गया तो इट विल बी 44 ग्राम. तो यहाँ हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यू ऑल शुड नो द compound which participate in chemical reaction are called reactants, and the compounds which are formed during a chemical reaction are called product. I mentioned here these are our products, these are our products which are written in the right side, and this is our reactant. So we can see here clearly the total mass of reactant is always equals to the total mass of product. Here also the total mass of reactants is equals to the total mass of product. So according to this law states that mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed. It is a simple statement of this law, and we can also state it as during any chemical and physical reaction mass can neither be created nor destroyed, or the total mass of reactants is always equals to the total mass of product. Now we can verify it. We can verify also how. One most important thing I want to discuss, which is the verification of this law. You can perform it in your laboratory also, but साइंटिस्टों ने जो किया वो मैं आपको बता देता हूँ. एक H टाइप की ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं लेंडोल्ट्स
ट्यूब, ये इट लुक्स लाइक, आई विल ट्राई टू ड्रॉ. So this is our Landols tube. This is what this is? This is called Landols tube. So this tube is used to verify this law of mass conservation. In here, a solution of NaCl is be taken, and in the other side the solution of, say, AgNO3 is taken. These are closed by corks. Now अभी NaCl का सोल्यूशन और AgNO3 का सोल्यूशन अलग अलग है और इसको वे कर लिया गया. It weighs, let's suppose, W gram. After that, tilt it and shake, and the both solution are get mixed and a chemical reaction take place. Which one? NaCl, which is present in aqueous form, will react AgNO3, which is also present in aqueous form, to form AgCl, which is known as precipitate, and NaNO3. A chemical reaction is take place here. After chemical reaction, it again weighs W grams. So this show that during a chemical reaction, the mass of reactants is always equals to the mass of product. This is a verification of our law of mass conservation. It can be done by you in your laboratory also, for which you can use a conical flask, and आप एक conical flask यूज कर सकते हैं इसके लिए. इस कॉनिकल फ्लास्क में बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप समझ लीजिए. इस कॉनिकल फ्लास्क में आप एक टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी सॉल्यूशंस जो केमिकली रिएक्ट करते हैं वो ले सकते हैं. सपोज कीजिए इसमें आप रख लीजिए AgNO3 का सॉल्यूशन, और अपने इस कॉनिकल फ्लास्क में रख लीजिए आप NaCl का सॉल्यूशन. इसको बाहर, इसको ऊपर कॉर्क लगा के बंद कर दीजिए, इसको वे कर लीजिए, और वे करने के बाद जो भी इसका वे आएगा उसको नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट इसको उल्टा कर दीजिए ताकि ये दोनों सोल्यूशन मिक्स हो जाए. मिक्स होने के बाद केमिकल रिएक्शन हो जाए. उसके बाद जब आप इसको वे करेंगे तो इट विल कम आउट W gram. So this verify your experiment, your law. Now it is very clear that mass conservation law is true for all the chemical reactions. But what is the present situation of this law? We will also talk about this present situation, and what are the modifications done to this law. We will also discuss that. Present situation. So जब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस का टर्म हमारे सामने नहीं आया था तब तक ये लॉ बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो कर रही थी हर केमिकल रिएक्शन. लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस सामने आई और न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमने परफॉर्म होते हुए देखा, उनसे चीज़ें निकलती हुई देखी, तब हमें पता चला कि इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है. अब मैंने जो टर्म बोली है न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस?
nuclear reactions are those reaction in which new type of elements are formed और new type of nucleus are formed. आप अपने पीछे जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उसमें ज़रा देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है. आपने रिएक्टेंट में लिया था कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के पास 3 टाइप के एटम्स थे. कैल्शियम था, कार्बन था एंड ऑक्सीजन था. आपको प्रोडक्ट्स में कैल्शियम ही मिला है, ऑक्सीजन ही मिला है एंड कार्बन ही मिला है. आपका कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ है. सेम एज इन बर्निंग ऑफ कोयल और कार्बन, सी एंड ओ रिएक्टेंट में थे और प्रोडक्ट में भी हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन ही है. अब इसके अपोजिट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस होती है जिनमें आपकी न्यूक्लियस या आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं. मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज हो जाता है और जैसे ही न्यूक्लियस चेंज होगा इसका मतलब है कि एलिमेंट चेंज हो गया है. अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है? इस बात से फर्क ये पड़ता है कि जो मास है वो चेंज हो जाता है. सपोज कीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है और वो चेंज हो गया किसी दूसरे एलिमेंट में बन जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मास कांस्टेंट नहीं रहा है. जबकि जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो हमें ये कहता है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या होता है. In short, I will tell you nuclear reactions are of 2 types. First one is nuclear fission reaction and second one is nuclear fusion reaction. And what are nuclear fission and nuclear fusion reactions? So न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अपनी न्यूक्लियस को किसी एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई में डिवाइड कर सकता है, और मतलब एक न्यूक्लियस एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो सकती है, उसको हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं. जैसे डिकम्पोजिशन या रेडियो एक्टिविटी हम कह सकते हैं यूरेनियम की. एक रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर के साथ होता है एंड 235 इसका आइसोटोपिक. इसके साथ अगर हम किसी न्यूट्रॉन की रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म होता है वो है बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 एंड प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं. अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो यहाँ हो क्या रहा है, यूरेनियम एक अलग टाइप का एलिमेंट था जिसके साथ कोलाइड किया एक न्यूट्रॉन ने, और उस न्यूट्रॉन के कोलाइड करने के बाद ये यूरेनियम इसकी न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया, और उस कंपोजिशन के चेंज होने से हमें क्या मिला, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो कन्वर्ट हो गए एनर्जी में. अब देखिए जो मास था 235 प्लस 1, सपोज कीजिए प्लस 1 हम यहाँ ले लेते हैं. सो ये आपका 236 बैठ रहा है. जब आप इसको ऐड करेंगे 141 प्लस 92 प्लस 3, ये भी आपका बैठेगा 236 ही. मास कंजर्व है बट दिस न्यूट्रॉन आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो दिस बिकम 233. So there is a loss of mass. This is called nuclear fission reaction, and for this reaction law of mass conservation, law of only mass conservation is not applicable. Similar to
nuclear fission reaction, there are nuclear fusion reactions also, in which one important example we can take, you all should know hydrogen के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. हम प्रोटियम और ट्राइटियम के बीच जब रिएक्शन कराते हैं तो उन दोनों की रिएक्शन हीलियम को प्रोड्यूस करती है और 1 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करती है. यहाँ भी हमारे जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो जा रहे हैं, मास चेंज हो जा रहा है. सो इन न्यूक्लियर रिएक्शन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल. सो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन विच इज मेड? मॉडिफिकेशन में ये हुआ, आइंस्टाइन ने भी इसको लेके एक इक्वेशन दी थी, द फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc². और E इक्वल्स टू mc² हमें यही कहता है कि जो एनर्जी है और जो मास है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब अगर कहीं एनर्जी लॉस होगी तो मास कहीं आ रहा होगा, या मास का अगर कहीं लॉस होगा तो उसके इक्विवेलेंट कोई एनर्जी आ रही होगी. सो मॉडिफिकेशन जो हुआ वो बस इतना सा मॉडिफिकेशन इसमें है कि पहले था मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, अब होगा मास प्लस एनर्जी is always constant. So now the modification which is done, which is become in this law, is the mass and energy are interconvertible, but the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remain constant. सो फर्स्ट हम पढ़ रहे थे 1789 में हमने पढ़ा था कि मास जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, बट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस इट इज़ नॉट टोटली ट्रू. न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे मास प्लस एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो दिस इज आवर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. एंड इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, किस टाइप से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा उसको करने की. केमिकल रिएक्शन लिखनी है और रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा. इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, करने की ट्राई कीजिएगा. थैंक यू.